चलिए ठीक है, ये पॉलिटी का हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे, भारत का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला तो प्रश्न आपसे ये है कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या है। क्या चलाने वाला, रूल रेगुलेशन। और संविधान क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कानून। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का महत्व क्या है, जितना आपको आता है, जिस तरह से आपको आता है उस तरह से आप बताइए। ठीक है, वो तो अर्थव्यवस्था हो गया ना, फिर जब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा तो अर्थव्यवस्था हो जाएगा वो। राइट टू इक्वलिटी, वो तो उसके अधिकार हो गए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, महत्व क्या है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम तो देख ले कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सिलेबस हम पहले देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए ये पहला क्लास है, तो जिसको नहीं समझ में आएगा आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से आप हमसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा सिलेबस, पाठ्यक्रम, सिलेबस पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम लिख दे क्या। इंग्लिश में सिलेबस बोलते हैं और हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं, क्रम। ठीक है, इसमें हमें जो पहला पढ़ना है, हमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना है, संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है। दूसरा जो हमें पढ़ना है, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो हमें पढ़ना है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो हमें पढ़ना है, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हम जानते हैं कि हमने बहुत देशों से क्या किया है, कुछ कुछ बोरो किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, भाग एवं अनुसूचियाँ, भाग एवं अनुसूचियाँ, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं, ठीक है। और अनुसूचियाँ कितनी थी जो मूल संविधान बना था? मूल संविधान जब बना था तो अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें देखना है, नंबर 5, भाग वन में क्या है? भाग 1 में क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र। पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 6 में है भाग 2। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो हमें देखना है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखेंगे, आगे राज्य लगा लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट हमें जो देखना है भाग 4 का A, इसमें है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज,
ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? 11। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान और वर्तमान संविधान करके आपसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मूल संविधान में टोटल 10 थे और 11 जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो हमें देखना है भाग 5, भाग 5, भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ, संघ की कार्यपालिका या संघ, यूनियन, यूनियन। भाग 6 में क्या देखना है हमें? राज्य, स्टेट, राज्य स्टेट, राज्य स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे भाग 8, भाग 8 नहीं, वो एक्स्ट्रा है, वो बताएंगे उसमें क्या है। ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, हाँ, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट हमें देखना है भाग 9, पार्ट 9, भाग 9। इसमें है पंचायत, पंचायत के बारे में पढ़ना है। पंचायत, नेक्स्ट हमें देखना है भाग 11, भाग 11, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन यूनियन, या फिर आप सेंटर बोल सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट भाग 15, भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे भाग 17, भाग 17 राजभाषा, 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 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज।
नेक्स्ट हम देखेंगे भाग 18, पार्ट 18 आपात उपबंध। इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न। नेक्स्ट पार्ट 20 संविधान संशोधन। संविधान 2020 संविधान संशोधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हो गया। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट 21 अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इंग्लिश में लिखेंगे टेम्पोररी ट्रांजिशनल and special provision क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान क्या है?
पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में। संविधान नियम, संविधान नियम उपनियम, संविधान नियम नियम का लिखित एक दस्तावेज है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान नियम उपनियम का लिखित एक दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे Constitution is such a written document. Constitution is such a written document of rules and regulation according to which the government is operated। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। क्लियर है? नाउ हेडिंग दीजिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व, संविधान का महत्व, संविधान का महत्व। तो लिखेंगे इसमें, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंग्लिश में लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ensures that who will make the laws, तो इसी में हम जानते हैं कि पावर शेयरिंग की बात की गई है। पावर शेयरिंग किस में किया गया है? तो 3 लोगों में किया गया है, द एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं, कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेटिव, विधायिका, एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है? जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है टू मेक लॉ, कानून को बनाना। ठीक है? इसका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट लॉ। तो कानून लागू कौन करेगा? ये करेगा। अगर कोई विवाद हो जाता है तो रिव्यू कौन करेगा? न्यायपालिका रिव्यू करेगा, डिसॉल्व करेगा। ठीक है? इस तरह से तो विवाद उत्पन्न होगा। तो इसीलिए पावर शेयरिंग की बात की गई है। 3 लोगों में पावर शेयरिंग किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का काम है टू मेक लॉज, इसका काम है कानून को लागू करना, और उसका काम है कानून को रिव्यू करना। अगर कोई कानून गलत बन गया है तो उसको डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना।
क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। समाज में शक्ति के मूल वितरण को, समाज में शक्ति के मूल वितरण को, समाज में शक्ति के मूल वितरण को संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है। संविधान में समाज में शक्ति के मूल वितरण को संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एक्सप्लेन द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। एक्सप्लेन द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। तो ये क्या था, संविधान का कुछ महत्व थे। ठीक है, अब समझते हैं। एक वर्ड है राजतंत्र। राजतंत्र, मोनार्की, क्या होता है ये? राजतंत्र क्या होता है? बताइए, राजतंत्र क्या होता है? व्हाट इज मोनार्की? इसमें शासन किसका होता है? राजा, राजा का होगा या फिर उसकी रानी का होगा? राजा या रानी का क्या होगा? शासन होगा। क्लियर है? ये जो नियम होते हैं, नियम भी किनके द्वारा बनाया जाएगा? इन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोनार्की। ठीक है, जजमेंट भी कौन देगा? जजमेंट भी कौन देगा? यही देंगे। ठीक है ना, तो न्याय भी कौन करेंगे? यही राजा रानी के द्वारा किया जाएगा। तो हो सकता है कि मोनार्की वाले सिचुएशन में पक्षपात हो, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है ना। ठीक है ना। एक और वर्ड है, हो गया ये, इसको नोट कीजिए जल्दी। क्या? हाँ, राजा रानी का शासन। क्लियर है? नेक्स्ट एक वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, 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 डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? इसमें शासन किसका होगा? शासन किसका होगा? इसमें जनता का होगा। ठीक है, मतलब शासन कौन करेगा? लोक करेगा। लोक का तंत्र होगा। लोक मतलब जनता। ठीक है ना। और इसकी खासियत क्या है डेमोक्रेसी वाले देशों में? तो डेमोक्रेसी वाले देशों में कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्या है? अनिवार्य है। कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है। संविधान का होना अनिवार्य है। क्लियर है? बाकी आपको बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जानने के लिए नहीं ज़रूरी है, वो सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ पे, जैसे हमारा भारत देश है, क्या है? लोकतंत्र है।
तो लोकतंत्र यहाँ पावर शेयरिंग किसके किसके बीच किया गया है, जस्ट हमने बताया है। एग्जीक्यूटिव, नोट कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, और जुडिशियरी न्यायपालिका, इन तीनों लोगों के बीच में होगा। एक नोट लिखिएगा, नोट लिखेंगे, लोकतांत्रिक देशों में कॉन्स्टिट्यूशन का होना, संविधान का होना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का होना अनिवार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट इंग्लिश में लिखेंगे, देयर शैल बी अ constitution in democratic country। देखिए हम लोग मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, मूल अधिकार, इस मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे ना, उन्होंने जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को ही क्या नाम दिया? मैग्ना कार्टा का नाम दिया था। उसी को हम किस रूप में जानते हैं? मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जब 1717 में फरमान जारी किया गया था फर्रुखाशियर के द्वारा, तो उन लोगों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है? हमारा मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मीन्स कि मौलिक अधिकार, जो वहाँ अधिकार पत्र दिए जाते थे ब्रिटेन में, जो मौलिक अधिकार होता था उसी को क्या बोला जाता था? मैग्ना कार्टा। और हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार भी है जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है। ठीक है, क्लियर है? तो एक लिखेंगे 1215 में इंग्लैंड का राजा अपने दरबारियों को मैग्ना कार्टा जारी किया था, जिसे अधिकार पत्र या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, जिसे अधिकार पत्र या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए यूएसए वो पहला देश है जिसने क्या लिखा था? एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, तो सबसे वो कौन सा फर्स्ट कंट्री है जिसका लिखित संविधान है? तो वो है अमेरिका। लिखेंगे नेक्स्ट, यूएसए प्रथम देश है जिसने 1789 में लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लियर है? अब सवाल आता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की। ठीक है, इंडिया में हम पहले देख रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे डिमांड किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली लिखेंगे, इनडायरेक्टली।
पहला पॉइंट 1895 में बाल गंगाधर तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल जिसे स्वराज विधेयक कहा जाता है, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। क्लियर? दूसरा पॉइंट 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन और किस चीज़ का सेशन चल रहा था? ये आईएनसी का चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रैकेट में लिख लेंगे। आईएनसी में पहली बार स्वराज की मांग की, स्वराज को अंडरलाइन कर लेंगे, स्वराज की मांग की। और वो जो अंडरलाइन क्या है आप लिख लेंगे, ये स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश या सत्य प्रकाश से लिया गया है। Swaraj word is taken from the book of Swaraj word was या is taken from Swaraj word is taken from the book of Dayanand Saraswati सत्य प्रकाश। क्लियर है? नेक्स्ट, तो शुरुआत कैसे होता है? पहले तो इसे डिमांड किया गया अप्रत्यक्ष तौर पे। अभी तक हम संविधान की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मुझे क्या बना दो, एक स्वराज, मतलब हमारा खुद पे किसका राज हो, खुद का राज हो, मतलब भारत का राज भारत के लोगों का हो, ठीक है, ऐसा नहीं किसी और का राज हो। तो हम अभी तक डिमांड कैसे कर रहे थे? हम डिमांड इनडायरेक्टली कर रहे थे। सबसे पहले इसका डिमांड किसके माध्यम से किया जाता है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया जाता है। वो सबसे पहले किसकी डिमांड करते हैं? स्वराज बिल प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कलकत्ता का सेशन हुआ था, ये कलकत्ता का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। ये भी हमें अपने पढ़ना है आगे, एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा डिमांड किया जाता है किसका? स्वराज का, ठीक है। स्वराज मीन्स ये जो स्वराज शब्द था वो कहाँ से लिया गया था? तो दयानंद सरस्वती की किताब थी सत्य प्रकाश, वहीं से इसे लिया गया था।
क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1928 में लिखेंगे आगे 1928 1928 साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन भारत आता है, सचिव कौन रहता है तो लिखेंगे सचिव सेक्रेटरी बर्कले हेड, ये सचिव रहता है, ठीक है। ये भारत आता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष लिखेंगे, जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अब ये जो मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने क्या तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, तो आगे लिखेंगे ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा तैयार किया गया। अब इस मसौदे में क्या था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ड्राफ्ट तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया, और इस मसौदे में क्या क्या था तो लिखेंगे नंबर 1 वयस्क मताधिकार लिख दे रहा हूं मैं। पहला इन्होंने क्या बोला, कैसा होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्लियर। दूसरा इन्होंने बोला अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिले, लिख लीजिएगा अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को विशेष अधिकार स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिविलेज टू द माइनॉरिटीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये तो था सारा, क्या था, इनडायरेक्टली था। एक बार फिर से आप समझ लीजिए सारा। देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले जो एक तरह से संविधान का डिमांड किया जा रहा था वो किसके माध्यम से किया जा रहा था, एक शब्द था, शब्द क्या था, स्वराज। कहा गया कि भारत में शासन किसका होना चाहिए, हमारा खुद का होना चाहिए, स्वयं का शासन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शब्द क्या उपयोग किया, स्वराज, ठीक है। ये कब किया गया, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डिमांड किया गया था, उन्होंने एक प्रस्तुत किया था स्वराज बिल, ठीक है। फिर उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में, जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन था, उन्होंने क्या डिमांड किया, स्वराज का डिमांड किया, स्वराज की मांग की, क्लियर। फिर आगे हम देखेंगे कि भारत आता है 1928 में साइमन कमीशन, और ये साइमन कमीशन बेसिकली एक तरह से संविधान के लिए है, यहाँ था अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें जितने भी लोग थे वो कौन थे, सब बाहर के थे, भारत के कोई था ही नहीं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। और अस्वीकार किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि
फिर एक 1928 में नेहरू रिपीट प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट में क्या क्या दिया, क्या होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए अब हमें देखना है प्रत्यक्ष मांग, ठीक है, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, प्रत्यक्ष मांग। क्लियर है। प्रत्यक्ष मांग। और यही सब क्या शुरू हो जाएगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान का मांग किया गया था वो थे एम एन रॉय। एम एन रॉय के द्वारा 1934 में प्रत्यक्ष संविधान की क्या की जाती है, मांग की जाती है। तो लिखेंगे ऐसे, भारत में संविधान, भारत में संविधान के गठन का सर्वप्रथम विचार, गठन के सर्वप्रथम विचार, गठन के सर्वप्रथम विचार वामपंथी नेता, वामपंथी नेता, वामपंथी नेता, वामपंथी, वामपंथी कम्युनिस्ट, वामपंथी नेता एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय के द्वारा 1934 में रखा गया, 1934 में रखा गया। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 1934 में, इंग्लिश में लिखिए, द डिमांड ऑफ फर्स्ट constitution was kept by leftist leader एम एन रॉय। नेक्स्ट हिंदी में लिखेंगे, वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इंग्लिश में लिखेंगे, इन द ईयर ऑफ 1934 द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रपोजल लिखेंगे, द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बाय द स्वराज पार्टी। अब क्या हुआ
कि 1935 में आईएनसी के द्वारा भी ऑफिशियल डिमांड कर दिया गया। कब किया गया? 1935 में। तो लिखेंगे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग की गई। लिखेंगे in 1935 the official demand for लिखेंगे demand for the creation of in 1935 the official demand for the creation of the constituent assembly by Indian National Congress। अब क्या हुआ? तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि डायरेक्ट डिमांड में एम.एन. रॉय ने क्या किया, एक विचार प्रस्तुत किया। कब? 1934 में। फिर क्या किया गया कि 1935 में आईएनसी के द्वारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसके द्वारा ऑफिशियल डिमांड कर दिया गया। क्लियर है? अब क्या किया गया कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक वयस्क मताधिकार की बात की। ऑफिशियल उन्होंने बोला कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। मतलब जो वयस्क हैं उनको मताधिकार, वो अधिकार होना चाहिए कि वो क्या दे सके, वोट दे सके। समझ रहे हैं? तो अब किसकी बात की जा रही है? वोट। अब जो चाहेगा, जो वोट देंगे सभी लोग, जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे। ठीक है, लिखिएगा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही। वयस्क मताधिकार की बात कही। इंग्लिश में इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू also talked about adult suffrage for the making of constitution नेक्स्ट आगे लिखेंगे नेहरू की इस डिमांड को 1940 में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू की इस डिमांड को 1940 में स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। This demand of Nehru was accepted in principle by the British government
गवर्नमेंट दिस proposal is known as अगस्त ऑफर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1940। ठीक है, आगे लिखेंगे 1942। कौन आएगा भारत? क्रिप्स मिशन लिखेंगे, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? नेतृत्व सर स्टेटफोर्ड। स्टैफोर्ड नाम था उसका। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये आता है, भारत आता है। ठीक है, कब आया भारत? 1942 में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा गया। संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा गया। भारत भेजा गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो कब ये भारत आता है? 1942 में। नेतृत्व किसका रहता है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये मेन उसका लीडर रहता है। ये इसी के नेतृत्व में पूरे लोग कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। ये किस लिए आए थे? ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा था, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया। तो लिखेंगे मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? तो वहीं पे एरो बना के लिखेंगे मुस्लिम लीग दो स्वायत्त राज्यों की मांग कर रही थी। स्वायत्त ऑटोनोमस मतलब अलग अलग, जैसे भारत अलग पाकिस्तान अलग, तो दो राज्य होना चाहिए। मुस्लिम के लिए अलग होना चाहिए और हिंदू के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, दो स्वायत्त राज्यों की मांग कर रहे थे। समझ गए ना बात को? तो देखिए, अगर आपसे इंडायरेक्टली डिमांड में अगर पूछा जाए तो कैसे आप बताएंगे? तो शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है एम.एन. रॉय के द्वारा एक विचार रखा जाता है 1934 में, और यही बताते हैं कि हमारे देश में क्या होना चाहिए? खुद का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद आईएनसी भी ऑफिशियल डिमांड कर लेता है किसका? तो जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की बहुत ही मतलब समझिए कि उस जमाने का सबसे टॉप लेवल पे यही चल रहा था पार्टी। ठीक है, तो जो आईएनसी बोलती थी, उसके अलावा कोई था ही नहीं। आईएनसी जो बोलती थी वही सब लोग मानते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया? ऑफिशियल डिमांड कर दिया किसका? संविधान निर्माण के लिए। तो जाहिर सी बात है जब ऑफिशियल डिमांड कर रहा है कौन? आईएनसी कर रहा है, और उसमें भी कौन नेता है? जवाहरलाल नेहरू। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में कैसा होना चाहिए? एडल्ट सफरेज होना चाहिए, मतलब वयस्क मताधिकार होना चाहिए। और ये जब डिमांड किया ना तो 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी मांग को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया।
और बोला गया कि ठीक है हम संविधान निर्माण की बात करेंगे, लेकिन संविधान निर्माण के लिए हम अपना दूत भेजेंगे, ब्रिटिश सरकार बोला। और उन्हीं के नेतृत्व में कौन आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन जो आया था उसको किसके नेतृत्व में आया था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। लेकिन तभी से विवाद चल रहा था किसके बीच में? मुस्लिम लीग में और ये INC वगैरह में। मोहम्मद जिन्ना अली थे और जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों के बीच में चल रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो शुरू से चल रहा था। अब दुविधा थी कि गांधी जी के पास कि सपोर्ट किसको करें हम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत नज़दीक थे, जवाहरलाल नेहरू के नज़दीक थे वो महात्मा गांधी, इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको किया था? जवाहरलाल नेहरू को किया था। अब देखिए उनको पता चला कि मोहम्मद जिन्ना अली जो है वो नहीं बन पाएगा, तभी से डिमांड शुरू हो गया था किसके लिए? 2 स्वायत्त राज्यों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए। इसके बाद कौन? इसके बाद एक आएंगे व्यक्ति जिनका नाम होगा कैबिनेट मिशन आएगा, और कैबिनेट मिशन के तहत फिर एक आएंगे माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत ही जो भारत है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान बनेगा और दूसरा हिंदुस्तान बनेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नाउ हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। अब देखिए जो क्रिप्स मिशन था वो क्या हो गया? फेल हो गया। फेल होने के बाद एक भारत आता है नया मिशन, क्या नाम रहता है उसका? कैबिनेट, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन लिखेंगे, कैबिनेट मिशन। कब आता है ये? 1946 में, 1946 में। इसमें अगेन 3 लोग मेन बन करके आते हैं। पहला होता है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स,